नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहां डर सिर्फ आंखों में नहीं, चेहरे पर दिखता है। कहते हैं ना, हर चेहरा कुछ कहता है। लेकिन अगर किसी चेहरे पर कोई आंखें ना हो, कोई मुंह ना हो, फिर भी वो तुम्हें घूरता रहे, तो समझ जाना अब डर सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत बन चुका है। कहानी शुरू होती है उस रात से जब मैंने पहली बार आईने में अपना चेहरा देखा। और वो मेरा चेहरा नहीं था, वो मैं नहीं थी। अब मत पलटो, क्योंकि अगली बार जब तुम आईने में देखोगे तो हो सकता है तुम्हारा चेहरा भी तुम्हारा ना हो। जब पहली बार उस पुराने अस्पताल में गई थी ना, तो बस एक फॉर्म भरवाने के लिए गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात मेरा इंतजार कर रही थी। सुबह का वक्त था, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और मैं अकेली स्कूटी से निकली थी। शहर से थोड़ा बाहर है वो सरकारी अस्पताल, जिसे अब लोग भूतों वाला अस्पताल भी कहते हैं। लेकिन मैंने उस नाम को हमेशा अफवाह ही समझा। जैसे ही मेन गेट से अंदर गई, पूरा कैंपस सुनसान था। एक बूढ़ा चौकीदार दिखा जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने पूछा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो उसने मेरी तरफ बिना देखे ही हाथ से इशारा कर दिया, सी ब्लॉक में चले जाओ, स्टाफ नहीं है, फॉर्म टेबल पे ही पड़ा होगा, खुद ले लेना। सी ब्लॉक एकदम पुराना हिस्सा था अस्पताल का। दीवारों पर सीलन, प्लास्टर झड़ता हुआ और एक अजीब सी बदबू, जैसे किसी चीज ने वहां सालों से सांस लेना बंद कर दिया हो। मैं जैसे ही उस ब्लॉक के अंदर घुसी, लगा जैसे कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस मेरी ही चप्पलों की खटर पटर। और तभी किसी ने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया, तू भी आ गई? मैं चौंक कर पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं सोचने लगी, शायद मेरा वहम है। मैं टेबल की तरफ बढ़ी और जैसे ही फॉर्म उठाया, अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया। डर के मारे मेरी सांस अटकने लगी। तभी एक खिड़की से किसी ने झांका। उसकी आंखें खून से लाल थी और चेहरा जैसे अधजला हुआ हो। मैं चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। मोबाइल निकालने की कोशिश की तो सिग्नल गायब, स्क्रीन फ्रीज हो गई। उस औरत की आवाज फिर आई, तू क्यों आई है? तुझ में भी वही डर है जो मुझ में था। मैं जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? तो एकदम सन्नाटा, बस दीवार की सीलन से टपकते पानी की आवाज। कुछ देर बाद दरवाजा खुद खुल गया। मैं वहां से भागती हुई बाहर आई। चौकीदार अब वहां नहीं था। पूरा अस्पताल वैसा ही था, सुनसान। लेकिन अब हर कोने से मुझे वो आंखें घूरती महसूस हो रही थी। घर वापस आ गई, लेकिन उस दिन के बाद से अब तक रात को नींद में कोई मेरे कान में वही फुसफुसाहट करता है, तू भी आ गई? अगर आप उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई थी। घर आ तो गई थी, लेकिन अब हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ है। नहाते वक्त, किचन में काम करते वक्त, यहाँ तक कि जब सोने जाती तब भी ऐसा लगता था कि कोई पलंग के नीचे से देख रहा है। एक रात नींद में थी, तभी लगा किसी ने मेरी चादर खींची। आंख खोलकर देखा तो चादर पलंग से नीचे लटक रही थी। पहले तो लगा हवा होगी, लेकिन कमरे में तो सारी खिड़कियां बंद थी। फिर अचानक किसी ने कान के पास धीरे से कहा, तू जिंदा है, पर ज्यादा दिन नहीं। मैं जोर से चीखी, पसीने पसीने हो गई। मम्मी भागकर आई कमरे में, बोली, क्या हुआ? मैंने सब बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा, दिन भर डरावनी बातें सोचती रहती है, इसीलिए सपना आता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर डर गहराता जा रहा था। अगली सुबह मंदिर गई, सोचा शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म करके बाहर निकली, मंदिर के बाहर वही चौकीदार बैठा था, वही जो अस्पताल में था। पर यहाँ बात अजीब थी। मैं डर के मारे थम गई। वो मुझे घूरते हुए बोला, तू वापस जाएगी, उसे मुकम्मल करना होगा, वरना वो तेरे साथ आ जाएगी। मैंने कहा, क्या? कौन? वो बस मुस्कुराया और हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद से रोज रात कुछ ना कुछ होता। दीवार पर हाथ के निशान दिखते, बर्तन अपने आप गिरते, पंखा बंद होने के बाद भी घूमता रहता। अब तो नींद लेना भी मुश्किल हो गया था। आंख बंद करती तो वही जली हुई औरत दिखती, खून टपकाता चेहरा और उसके होंठों से निकलता वही वाक्य। मैंने फैसला लिया, वापस जाऊंगी उस अस्पताल में। देखना होगा ये सब क्या है और क्या मैं बच भी पाऊंगी या नहीं। अगर आप चाहो तो अगले एपिसोड में दिखाऊं कि जब मैं दोबारा उस अस्पताल गई तो क्या हुआ। डरावनी बातें और भी बढ़ेंगी। मैंने तय कर लिया था, जो भी हो, अब डर के साथ नहीं जीना।
वापस जाना पड़ेगा उस अस्पताल में। अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, तो अपनी बचपन की दोस्त रीमा को सब कुछ बता दिया। पहले तो वो हंस दी, बोली, तू तो फिल्में बहुत देखती है। लेकिन जब मैंने उसे वो जले हुए चेहरे वाली औरत की रिकॉर्डिंग सुनाई जो रात को मैंने मोबाइल से की थी, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रिकॉर्डिंग में बस यही आवाज आ रही थी, वो अब तेरे अंदर है और तुझे लेकर ही जाएगी। रीमा ने बिना कुछ कहे मेरे साथ चलने का फैसला किया। शाम को 5 बजे हम दोनों स्कूटी से उसी पुराने अस्पताल के बाहर पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। हर तरफ अजीब सी नमी, सड़न की गंध और वो खामोशी, जैसे वहां मौत भी डर के मारे छुपी बैठी हो। हम सी ब्लॉक की तरफ बढ़े। रीमा ने मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ था। जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचे जहां मैं पहले गई थी, अपने आप दरवाजा खुल गया और अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई औरत जमीन पर बैठी थी, सिर झुकाए। हम दोनों चुपचाप उसे देख रहे थे। तभी वो धीरे धीरे गर्दन घुमा के हमारी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा अभी भी अधजला था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून नहीं, आग निकल रही थी। वो बोली, अब तुम दोनों आई हो तो एक को तो मेरे साथ चलना ही होगा। रीमा चीखी, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। औरत गुस्से से उठी और हवा में तैरती हुई हमारे पास आई। उसके आते ही कमरे का टेम्परेचर गिर गया। मेरी सांसें जमने लगी। तभी मेरी जेब में रखा माँ का दिया हुआ काला धागा जलने लगा और उस जलते धागे की रोशनी में उस औरत ने एकदम जोर की चीख मारी और दीवार से टकराकर गायब हो गई। कमरा हिल गया जैसे भूकंप आया हो। हम दोनों गिरते पड़ते वहां से भागी, लेकिन जैसे ही गेट तक पहुंचे, सामने वही चौकीदार खड़ा था। इस बार उसके चेहरे से खून बह रहा था और वो बोल रहा था, तुमने उसे जला दिया, अब वो चैन से नहीं मरेगी, तुम दोनों को भी नहीं मरने देगी। और रीमा का हाथ छूट गया और अचानक वो वहीं बेहोश हो गई। अब मैं अकेली थी, रात होने लगी थी और अस्पताल का गेट अपने आप फिर बंद हो गया। अगले एपिसोड में बताऊंगी उस बंद गेट के पीछे मेरे साथ क्या हुआ और वो औरत कौन थी। अगर आप और रीमा बेहोश पड़ी थी और मैं पूरी तरह से घबरा चुकी थी। अस्पताल का गेट अपने आप बंद हो गया था और अब तो मोबाइल में बैटरी भी 1% दिखा रहा था। मैंने रीमा को उठाने की कोशिश की। रीमा, उठना, देख मैं अकेली क्या करूं। लेकिन वो ऐसे पड़ी थी जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। तभी उस सुनसान कैंपस में एक औरत की चीख गूंजने लगी, तेज काली रात को चीरती हुई, जिसे तुमने जलाया है वो अब आग बनकर तुम्हें खा जाएगी। उस चीख के साथ ही हर कोने से खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। तभी पीछे से किसी ने मेरे बाल खींचे। मैं पलटी तो कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास जैसे कोई मेरी गर्दन पर सांस ले रहा हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और वही जलता हुआ काला धागा फिर से जेब से निकालकर जोर से पकड़ लिया। धागा गर्म था, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने वही अधजली औरत हवा में लटक रही थी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ। वो चीखी, तेरे जैसे लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था, अब तेरा जलना बाकी है। मैं चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों सजा दे रही हो मुझे। वो बोली, तू आई है तो कुछ कारण होगा, तुझे ही मेरा सच सामने लाना होगा, वरना हर रात मैं लौटूंगी हर औरत के साथ जो अकेली हो। इतना कहकर वो मुझे सी ब्लॉक की बेसमेंट की ओर खींचने लगी। रीमा अब भी बेहोश थी और मैं उस धागे को कसकर पकड़कर खुद को जमीन से अटका रही थी। फिर अचानक बिजली चली गई और पूरे अस्पताल में अंधेरा फैल गया। मैंने महसूस किया, अब मैं अकेली नहीं हूं। अब वहां कोई और भी था, वो भी इंसान नहीं था। बेसमेंट से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अब कहानी ने मोड़ ले लिया था। शायद ये औरत किसी माँ की आत्मा थी। कोई दर्द छुपा था इस आग के बीच। अगले एपिसोड में बताऊंगी। जब मैं बेसमेंट में उतरी, तब मुझे मिला उसकी मौत का राज और उस रोते हुए बच्चे की आवाज के पीछे छुपा सबसे डरावना सच। अस्पताल की बिजली चली गई थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैं जमीन पर बैठी कांप रही थी और बेसमेंट से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज लगातार आती जा रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। आखिरी 1% बैटरी थी और जैसे तैसे रीमा को एक कोने में खींच कर बैठाया। अब फैसला लेना था, या तो वहीं बैठी रहूं और खुद को उस आत्मा के हवाले कर दूं, या फिर जानने जाऊं कि वो औरत कौन थी और वो बच्चा कौन है जिसकी आवाज रात के अंधेरे में गूंज रही है। मैंने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं
और दीवारों पर हाथ के निशान थे, ताजे, गीले, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़े हों। बेसमेंट के आखिरी कमरे तक पहुंची तो देखा एक पुराना ऑपरेशन रूम था, लेकिन वहां अब डॉक्टर थे न मरीज। बस एक कोने में टूटी फूटी स्ट्रेचरें और पुराने जंग लगे औजार। और वहां एक बच्चा खड़ा था, शायद 5-6 साल का, मैले कपड़े, गंदे पांव और आंखों से आंसू बहते हुए। उसने मुझे देखा और बोला, मम्मी को जलाया था सबने मिलके। मैं चौंक गई। कौन था तेरा मम्मी को जलाने वाला? वो बस दीवार की तरफ इशारा करने लगा। मैंने वहां देखा, दीवार पर खून से लिखा था, नर्स सीमा 2003 में जिंदा जलाई गई क्योंकि वो मर्दों की नहीं सुनती थी। मैं सन्न रह गई। तो ये आत्मा उसी नर्स की थी जिसे उसके अपने अस्पताल के स्टाफ ने मार डाला था, और ये बच्चा उसकी आत्मा का टुकड़ा था। तभी अचानक उस बच्चे की आंखें काली हो गई और उसकी आवाज बदल गई। अब तुझे उसकी कहानी सबको सुनानी है, तभी हम दोनों जा पाएंगे, वरना तू भी यहीं रह जाएगी हमारे साथ। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मेरी मोबाइल की लाइट बंद। अब अंधेरे में मैं, वो बच्चा और नर्स सीमा की आत्मा। अगले एपिसोड में बताऊंगी। जब मैं उस अंधेरे कमरे में फंसी रही, तब नर्स सीमा की आत्मा ने मुझे उसकी मौत की पूरी सच्चाई कैसे दिखाई, और मैं बची या नहीं। क्या आप एपिसोड बेसमेंट के उस कमरे में अब पूरी तरह अंधेरा था। मोबाइल की बैटरी खत्म, दरवाजा अपने आप बंद और चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा। मेरे ठीक सामने वही बच्चा खड़ा था। अब उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। उसकी मासूमियत अब डर में बदल चुकी थी। अचानक उसके आसपास धुआं फैलने लगा और उस धुएं से एक औरत की शक्ल बनती चली गई। वही नर्स सीमा। उसने मुझे देखा, धीरे से पास आई और बोली, तेरी हिम्मत है जो तू नीचे तक आई। अब मैं तुझे सब कुछ दिखाऊंगी, मेरी मौत, मेरा दर्द और वो सब जो आज भी इस अस्पताल की दीवारों में बंद है। अगले ही पल सब कुछ घूमने लगा, जैसे मैं होश में होकर भी किसी और दुनिया में जा चुकी थी। मैं खुद को एक ऑपरेशन थिएटर में देख रही थी। नर्स सीमा जिंदा थी, सफेद यूनिफॉर्म में काम कर रही थी। तभी 3 डॉक्टर आए, शराब के नशे में थे। उनमें से एक बोला, सीमा, तेरे जैसी औरतें काम की नहीं, बस बात माननी चाहिए। सीमा ने डांट दिया उन्हें, बोली, मैं यहाँ मरीजों की सेवा करने आई हूँ, तुम जैसे जानवरों के लिए नहीं। फिर उन डॉक्टरों ने जबरदस्ती की। सीमा ने खुद को बचाया, और जब वो कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने उसी बेसमेंट में उसे बांधकर आग लगा दी, जिंदा जला दिया, बस इसलिए क्योंकि उसने ना। मैं सिहर उठी। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, और तभी सब कुछ गायब हो गया। फिर से अंधेरा, फिर से वही आत्मा मेरे सामने थी। वो बोली, अब तुझे समझ आया? अब बोल, क्या तुझे भी मेरी तरह सजा मिलेगी, या तू मेरी कहानी सबको बताएगी? मैं रोती हुई बोली, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी कि तुझ पर क्या बीती। उसने धीरे से मुस्कुराया पहली बार, और हवा में धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके जाने के बाद कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, और तभी पीछे से रीमा की आवाज आई, तू ठीक है? मैं तुझे ढूंढने नीचे आई थी। मैंने रीमा को देखा, उसे गले लगा लिया। हम दोनों उस रात चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल आए, लेकिन अब मेरी जिंदगी का एक मकसद था, नर्स सीमा की कहानी सब तक पहुंचाना, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और औरत के साथ ना हो। ये थी नर्स सीमा की सच्ची कहानी। अगर चखो तो रीमा मुझे देखकर डर गई थी, बोली, तू ठीक है ना? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू थे। बस इतना ही कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जिसने उसे जलाया वो तो चले गए, लेकिन उसकी चीखें अब मेरे अंदर हैं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने उसकी फाइलें ढूंढी, पुराने अखबार, रिपोर्ट्स, सब, और जहां जहां मौका मिला उसकी कहानी सबको सुनाई, क्योंकि वो सिर्फ एक नर्स नहीं थी, एक औरत थी जो आखिरी दम तक लड़ी। अब वो डराने नहीं आती, वो तो अब उन सब की रखवाली करती है जो आवाज उठाने से डरते हैं। कहते हैं ना, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस उन लोगों के अंदर जिंदा रहती है जो उन्हें समझते हैं। अगर कभी किसी सुनसान इमारत से किसी औरत की चीख सुनाई दे, तो समझ जाना वो अब भी इंसाफ मांग रही है। बाय बाय, टेक केयर।